Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will have discussion on calculation and recording of spoils and defective goods. मैंने आप लोगों के साथ जो डिफरेंट 3 वीडियोस शेयर की हुई हैं ऑलरेडी, जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ स्क्रैप है, फिर उसके बाद डिफेक्टिव एंड स्पॉइल्ड गुड्स की अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग है, और उसके साथ मैंने एक्सरसाइजेज भी आप लोगों को, जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेज हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो हल करके आपको समझाने की कोशिश की है कि इनकी हम लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं और इनकी रिकॉर्डिंग हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरीके से करते हैं। इसी सिलसिले में मैंने आज भी 2 प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया है। कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडर बैक जो है उसके 15th एडिशन में से मैंने 2 प्रॉब्लम्स सिलेक्ट किए हैं। हम लोग इन प्रॉब्लम्स को लेके हम अपनी कैलकुलेशन जो है वो करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्पॉइल्ड गुड्स को आइडेंटिफाई करके और किस तरीके से उनकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं और उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। और प्लस इसके अलावा हम डिफेक्टिव जो गुड्स होती हैं इनमें डिफरेंसेस भी सीखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और फिर उसके बाद जो है वो इनकी रिकॉर्डिंग और इनकी अकाउंटिंग जो है वो क्या होती है, और फिर इसका इम्पैक्ट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर किस तरीके से आता है। तो मैंने 2 प्रॉब्लम सेलेक्ट की हैं, तो आए हम लोग जो है वो पहली प्रॉब्लम जिसमें हम लोग स्पॉइल्ड गुड्स की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ जो है वो क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं। Here we have the problem that is problem 212, जिसमें हम लोगों ने स्पॉइल्ड गुड्स लॉस चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड और लॉस चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब, इसकी कैलकुलेशन जो है वो हमने करना सीखनी है। यहाँ पे हमें जो डाटा गिवन है उसके मुताबिक सेट पॉइंट मैन्युफैक्चर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेनिस रैकेट्स बनाती है, और उसका एक मॉडल है जिसका नाम एस है, और वो मार्केट में $149 का सेल होता है। इसके अलावा जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो है जी, मटेरियल की कॉस्ट हमें गिवन है दैट इज 35 पर यूनिट, लेबर की कॉस्ट हमें गिवन है दैट इज 15 पर यूनिट, और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट हमें गिवन है दैट इज 25 पर यूनिट, और एक यूनिट बनाने के लिए 75 की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कंज्यूम होती है। तो एक जॉब है दैट इज जॉब 100, उसमें उन्होंने 100 एसेस, जो भी उनका मॉडल का नाम है, उन्होंने रैकेट्स बनाए हैं, ऑफ विच 600 रैकेट्स वर स्पॉइल्ड, जिसमें से 6 रैकेट्स जो हैं वो स्पॉइल हो गए हैं एंड क्लासिफाइड एज सेकंड्स, और उनको उन्होंने सेकंड का जो है वो दर्जा दे के उनको जो है वो उन्होंने बेच दिया है, और उनकी जो सेकंड की प्राइस है जो उनको मिली है मार्केट से वो है $50 पर यूनिट के लिहाज से। अब यहाँ पे सबसे पहली बात जो समझने की जरूरत है वो ये है कि स्पॉइल्ड गुड्स क्या होती हैं, और स्पॉइल्ड गुड्स वो होती हैं जिनको हम लोग ठीक नहीं कर सकते। जब हम लोग अपना प्रोडक्शन कर लेते हैं और आखिर में जाके इंस्पेक्शन करते हैं, तो इंस्पेक्शन में हम देखते हैं कि कुछ चीजें जो होती हैं जिनमें जो खराब हो जाती हैं, जो आप समझ लें कि अप टू स्टैंडर्ड नहीं होती, अप टू क्वालिटी मार्क नहीं होती हैं, तो वो हम लोग अलहदा कर लेते हैं। अब उसकी 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, एक वो होती हैं जो कि उसके बाद ठीक नहीं हो सकती हैं, और एक वो होती हैं जो उसके बाद थोड़ा सा काम करें, उनको करेक्शंस करें तो वो ठीक हो जाती हैं। तो जो ठीक नहीं हो सकती हैं उनको हम लोग स्पॉइल्ड गुड्स कहते हैं, और जो ठीक हो सकती हैं उनको हम लोग डिफेक्टिव गुड्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो चीजें इंस्पेक्शन के बाद अप टू मार्क नहीं होती हैं उनको हम अलहदा कर लेते हैं, और उनमें से जो बिल्कुल भी ठीक होने के काबिल नहीं होती हैं उनको हम लोग स्पॉइल्ड कहते हैं, और एज अ सेकंड यूनिट्स जो है वो बिक सकते हैं। और यहाँ पे भी यही केस के अंदर जो है वो सेकंड गुड्स के तौर पे उन्होंने बेच दिया है। अब आप जरा गौर करें, यहाँ पे जो उन यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट लगी थी दैट वाज 75 पर यूनिट, लेकिन उनकी जो हमें जो मार्केट से प्राइस मिल रही है दैट इज 50 पर यूनिट। इट मींस जो उनके ऊपर हमने कॉस्ट लगाई थी उसमें 25 पर यूनिट हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यही बेसिकली लॉस ऑन स्पॉइल्ड गुड्स होता है या लॉस ऑन स्पॉइलेज होता है। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से इसकी एंट्रीज करेंगे वो हम लोग जो है इस क्वेश्चन में सीखेंगे। अब हमारे रिक्वायरमेंट के अंदर उन्होंने हमें 2 बेसिकली क्या दिए हुए हैं, रिक्वायरमेंट दी है। नंबर 1 रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो हम लोगों ने उनकी जो कॉस्ट चार्ज की है उन्होंने प्रोडक्शन में 100 रैकेट्स बनाने के लिए एक उसकी एंट्री करनी है अपने ए पॉइंट के अंदर, और बी पॉइंट के अंदर हम लोगों ने स्पॉइल्ड गुड्स की इन्वेंट्री करनी है,
और सी पॉइंट के अंदर हम लोगों ने उनको रिकॉर्ड करना है कि उनकी जो सेल ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स हैं वो कैश के ऊपर हमने बेच दी हैं, उनकी हमने सेल को रिकॉर्ड करना है। लेकिन जब हम लोग बी एंट्री करेंगे तो उसके लिए हमने एक शर्त उन्होंने बता दी है कि लॉस फ्रॉम स्पॉइलेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल जॉब्स। लॉस ऑफ स्पॉइलेज जो है वो ऑल जॉब्स के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम स्पेसिफिक जॉब को चार्ज नहीं करेंगे। तो ये और इसमें और स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करने में ये दो डिफरेंट जो है वो मेथड्स होते हैं और उनको इस रिकग्निशन ऑफ लॉस होते हैं। इन दो टेक्निक के जरिए से हम करते हैं। तो ये हम लोग इस सवाल के अंदर हम सीखेंगे। पहले में हमें ये कहा गया कि आपने स्पेसिफिक जॉब को नहीं चार्ज करना, ऑल जॉब्स को चार्ज करना है। इसी को हम फैक्ट्री ओवरहेड को भी चार्ज करना कहते हैं, इसी को ही हम लोग ओवरऑल प्रोडक्शन को चार्ज करना भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमने ये जो लॉस किया है इसको हम लोगों ने अपना जो है वो स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करना है, स्पॉइल्ड गुड्स की लॉस को, और फिर उसके बाद इसकी भी सेल की एंट्री करनी है। तो मैं आप लोगों के साथ बोर्ड शेयर करने जा रहा हूं, हम लोग इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। ये 212 हमारे पास प्रॉब्लम है और उसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है हमें वो कहा गया है, या ए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज हमने रिकॉर्डिंग द कॉस्ट चार्ज्ड टू प्रोडक्शन। हमने कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले जब हम एंट्री करते हैं तो जब भी हम कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। और चूंकि वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे जॉब भी है तो ये जॉब नंबर 100, इसकी जॉब नंबर भी आप लिख देंगे और इसकी आप डेबिट करेंगे। तो ये अमाउंट आप डेबिट करोगे और डेबिट की अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल यूनिट्स हैं 100 और इसकी पर यूनिट कॉस्ट आती है जो कि हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 75। दैट इज टोटल मटेरियल, लेबर एंड एफओएच का जो टोटल था। और इसकी जो टोटल बनी कॉस्ट वो आती है जी 7500। ये हमारे पास डेबिट एंट्री हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्रेडिट करना है, जो जो कॉस्ट हमने इसके ऊपर लगाई है वो हम क्रेडिट कर देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने मटेरियल्स लगाया है तो मटेरियल्स के अकाउंट को आप लोग क्रेडिट कर देंगे और इसकी अमाउंट क्या, ये क्रेडिट हो जाएगा और इसकी अमाउंट आएगी 100 यूनिट्स हैं। और मटेरियल पर यूनिट जो हम लोग इसके ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं, ये मैं क्वेश्चन से देख लेता हूं। मटेरियल दैट इज 35, फिर उसके बाद लेबर है 15 और फैक्ट्री ओवरहेड 25। तो ये मैं तीनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट करूंगा। मटेरियल है जी 35 पर यूनिट, जब मैंने 35 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3500 जो है वो इसका क्रेडिट एंट्री आ गई। ये डेबिट को मैंने थोड़ा सा फासले पे क्रेडिट लिखा है। फिर उसके बाद पे रोल, जो लेबर होती है वो पे रोल अकाउंट को चार्ज करते हैं तो पे रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये भी 100 मल्टीप्लाई बाय 15 आ जाएगा। तो इसके तरीके से ये 1500 की ये कॉस्ट बन जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा है जी फैक्ट्री ओवरहेड, एफओएच अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा तो ये भी मेरे पास जो है 100 की एंट्री होगी, मल्टीप्लाई बाय 25 कर दूंगा क्योंकि पर यूनिट जो एफओएच कॉस्ट है वो 25 है तो ये 2500 आ जाएंगे। तो आप जरा तीनों को प्लस करेंगे तो वही 7500 की अमाउंट बनेगी। 2500 और 1500 4000 और 3 7500। तो इस तरीके से ये टोटल आ जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन हैव द रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन। तो इसकी नरेशन भी बेसिकली ये जो ऊपर लिखा हुआ है यही इसकी नरेशन बन जाएगी। तो आप कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन के लिए ये आप एंट्री करेंगे। अब आप बात कर लेते हैं जी एंट्री बी। बी एंट्री में उसने हमें ये कहा कि आप रिकॉर्ड स्पॉइलेज एंड charge loss on spoilage to all jobs। आप all jobs की बात करते हैं तभी भी वही बात है। ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करेंगे तभी भी ठीक है, या फिर चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड की अगर बात करेंगे तो तभी भी ठीक है,
ये तमाम चीजें जो हैं वो इसी तरीके से क्या होंगी, हमें पूछी जा सकती हैं। तो इसके लिए हम लोग जब एंट्री करेंगे तो हमने चूंकि स्पॉइल्ड गुड्स ली हैं, और स्पॉइल्ड गुड्स हमारा जब एक सब्सटेंशियल अमाउंट चूंकि आती है स्पॉइल्ड गुड्स की, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक एसेट के तौर पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा जी स्पॉइल्ड गुड्स या स्पॉइलेज भी आप लिख सकते हैं। स्पॉइल्ड गुड्स अकाउंट डेबिट कर देंगे आप। ये चूंकि एसेट है और एसेट जब इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है। और क्रेडिट आप किसको करोगे, अब चूंकि आप लोगों ने ये वाला एसेट कहां से रिकवर किया है, वर्क इन प्रोसेस से, तो ये आपका वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आप लिखोगे वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को आप जॉब नंबर 100 को आप क्रेडिट कर दोगे, ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। अब इसकी डेबिट की जो अमाउंट है, ये मैं थोड़ा सा स्पेस को मैनेज कर लेता हूं। ये जो डेबिट की अमाउंट है ये मेरे पास आएगी, ये किस तरीके से मैं लिखूंगा, हमने ये कहा कि 6 यूनिट जाया हो गए थे और इसके 1 यूनिट जो है वो हमारा मार्केट में 50 का बिक सकता है। तो हमने कहा उसकी जो वर्थ होगी या वैल्यू होगी उन स्पॉइल्ड गुड्स की, वो हम लोग मार्केट वैल्यू के ऊपर उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास $300 जो है वो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। और इसी तरीके से जब हम लोग वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 1 क्रेडिट की बात करेंगे तो हमने कहा जी ये 6 यूनिट थे, लेकिन हर यूनिट के ऊपर जो हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस लगाया था दैट वाज 75 पर यूनिट, ये जो मैंने सर्कल किया है। तो हमने कहा जी 1 यूनिट के ऊपर 75 की कॉस्ट लग रही है, तो हमने वर्क इन प्रोसेस में से वो तमाम कॉस्ट क्या की है, निकाल दी है। हमने उस जॉब को वो वाली कॉस्ट चार्ज नहीं की है, हमने वहां से क्रेडिट कर दी है। तो इसको क्रेडिट करने का मतलब क्या है कि हम वर्क इन प्रोसेस में से वो कॉस्ट इलिमिनेट कर रहे हैं या उस कॉस्ट में से उसको माइनस कर रहे हैं। तो यहां पे आप लोग जब 6 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा मुझे स्पेस को मैनेज करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे बैठे कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे, या एक और तरीका भी हो सकता है कि यहाँ पे मैंने ये कहा कि मेरे पास ये वाला जो यूनिट था ये बन रहा था 75 का, लेकिन मुझे इससे जो रिकवरी हो रही है वो हो रही है सिर्फ 50 की। तो जो बाकी 25 है ये मेरा क्या है, पर यूनिट लॉस आ रहा है। तो वो मैं लॉस को भी, चूंकि लॉस जो होता है वो एक एक्सपेंस होता है, आप उसको डेबिट करते हैं। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, चूंकि, और अच्छा ये वाला जो एक्सपेंस है वो हमने स्पेसिफिक जॉब को चार्ज नहीं करना बल्कि चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड करना है। जब हम लोग ओवरऑल प्रोडक्शन के ऊपर स्प्रेड आउट करेंगे लॉस को, लॉस ऑन स्पॉइलेज को, ऑल जॉब्स को चार्ज करेंगे, तो हम लोग वो वाला जो लॉस है उसको हम किस अकाउंट में लेके जाएंगे, दैट इज FOH अकाउंट। FOH अकाउंट और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस ऑन स्पॉइलेज। ये स्पॉइलेज के ऊपर जो लॉस था ये वाला आपने क्या किया है, FOH को चार्ज किया है। और ये कितनी अमाउंट आ जाएगी, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 25 पर यूनिट, क्योंकि आपके पास जो टोटल कॉस्ट थी उस प्रोडक्ट की दैट वाज 75 और जो रिकवरी हो रही है दैट इज 50। इस लिहाज से आप इसकी जो पर यूनिट जो लॉस बनता है दैट इज 25। तो इस लिहाज से आप इसकी 25 की ये वाली कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास जो है वो बन जाएगा 150 की अमाउंट बन जाएगी। और अब मैं क्रेडिट किसको करूंगा, क्रेडिट मैं करूंगा जी वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को जॉब नंबर 100 को, क्योंकि मैंने इस जॉब की कॉस्ट में से ये वाली जो स्पॉइल्ड गुड्स की जो कॉस्ट थी उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया है, मैंने उसको चार्ज नहीं किया है। यही मुझे मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कहा गया है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 75 करूंगा, तो इस लिहाज से ये मेरे पास 450 की अमाउंट आ जाएगी। तो जब मैं इन दोनों को आप देखें जरा, तो ये दोनों कॉस्ट जो है वो बराबर हो गई हैं डेबिट और क्रेडिट की। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया है, यही इसकी नरेशन है। मैंने स्पॉइलेज को रिकॉर्ड किया है और लॉस को चार्ज कर दिया है
फैक्ट्री ओवरहेड को, मीन ओवरऑल प्रोडक्शन को या फैक्ट्री एक्सपेंसेस को। तो इस तरीके से मैं इसकी एंट्री कर सकता हूं। मैं फिर आपको रिपीट किए देता हूं, हम सब जब लोग स्पॉइलेज होती है तो एक एसेट बनता है, हम उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो स्पॉइल्ड गुड्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, और किस अमाउंट पे करेंगे, जो उनकी मार्केट वैल्यू होगी, जो वर्थ होगी उनकी मार्केट में, वो कितने की बिक सकती हैं। तो हमने कहा जी 6 यूनिट्स थे, 50 यूनिट मार्केट वैल्यू थी, तो हमारे पास ये 300 की वैल्यू आ गई। फिर हमने इसके साथ इसके ऊपर जो लॉस होगा वो रिकॉर्ड करना है। अब लॉस रिकॉर्ड करने के लिए हम ये देखते हैं कि टोटल जो यूनिट की कॉस्ट थी दैट वाज 75, और जो रिकवरी उसमें से जो उसकी प्राइस हमें मिल रही है दैट इज 50, तो इस लिहाज से हमारे पास जो लॉस होगा दैट इज 25। अगर आप लोग इसकी प्राइस, बेसिकली लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, प्राइस माइनस कॉस्ट। तो चूंकि प्राइस है 50 और कॉस्ट है 75, तो अब आप देखें जी कि इसके ऊपर जो है वो लॉस हो जाएगा 25 का, ये नेगेटिव अमाउंट जो है वो लॉस की आ जाएगी। जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की है उसी तरीके से मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला के मुताबिक कैलकुलेशन समझाने की कोशिश की है। ओके, फिर हमने कहा जी कि 6 यूनिट थे, एक यूनिट पे 25 लॉस आता है, टोटल लॉस आ गया 150 का। और हमने ये कहा कि अब इनकी स्पॉइलेज की जो कॉस्ट थी उनको हमने वर्क इन प्रोसेस को चार्ज नहीं करना, उसमें से हमने इसे एलिमिनेट कर देना है, डिडक्ट कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो हम वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर के साथ उसको क्रेडिट कर देंगे, और कितनी उनके ऊपर कॉस्ट लगी हुई थी वो सारी की सारी हम लोग उसकी क्रेडिट कर देंगे। तो 6 यूनिट्स थे, 75 पर यूनिट कॉस्ट लगी हुई थी, तो इस लिहाज से 450 हम लोग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक स्पॉइल्ड गुड्स की जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि ये जो स्पॉइल्ड गुड्स की इस तरीके से जो हम लोगों ने अभी ट्रीटमेंट की है, जिसमें हम लोगों ने लॉस को चार्ज किया है ओवरऑल प्रोडक्शन के ऊपर, तो फिर उस जॉब की पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट वुड बी, अब ये बेसिकली हमें क्वेश्चन में रिक्वायर नहीं है, ये मैं आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट बता रहा हूं कि व्हाट वुड बी इंपैक्ट ऑफ this loss charge to FOH on what would be impact of this loss charge to FOH। या इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रीफ्रेज कर लेते हैं, जरा ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। मैं कहता हूं कि व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द जॉब 100 if loss on spoilage is charged to all jobs, overall production और FOH अकाउंट। जब हम लोग ओवरऑल प्रोडक्शन को या FOH अकाउंट को या ऑल जॉब्स को लॉस चार्ज करते हैं तो पर यूनिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, उसके लिए दो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप क्या करें, एक अकाउंट जो आप करेंगे वो वर्क इन प्रोसेस जॉब 100 का आप अकाउंट बना लें। आप जरा पीछे अपनी रिक्वायरमेंट में देखें कि आपने वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया था, ये एंट्री को पोस्ट कर दें उसके अंदर। तो आपने यहाँ पे डेबिट किया था 7500 से, तो आप 7500 डेबिट साइड पे लिख दें। फिर उसके बाद आप जरा गौर करें, यहाँ पे सेकंड एंट्री में आपने वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट किया था 450 के साथ, तो आप इस एंट्री को भी उधर उसके अंदर जो है वो पोस्ट कर दें। अब आप इनको जब आप बैलेंस करेंगे इस अकाउंट को, तो अब आप देखें जी 7500 है और ये भी 7500 आप इधर लिख दें, और इसमें से जो बैलेंस बनेगा इन दोनों को माइनस करने के बाद ये आ जाएगा जी 7050।
तो ये बेसिकली बैलेंसिंग अमाउंट रह जाएगी या नेट वर्क इन प्रोसेस अकाउंट रह जाएगा। इसी कैलकुलेशन को आप करते हैं तो आप लिखोगे वर्क इन प्रोसेस डेबिटेड। डेबिटेड कितने से हुआ था वर्क इन प्रोसेस 7500 से, और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिटेड कितने से हुआ था वो आप लोगों ने अपनी एंट्री से देख लिया, दैट इज 4450। जब आपने इन दोनों को नेट ऑफ किया तो आपके पास आ जाएगा जी नेट वर्क इन प्रोसेस। अब ये वर्क इन प्रोसेस उन यूनिट्स का है जो कि बाकी गुड यूनिट्स बच गए हैं, तो ये 7050 की कॉस्ट जो है वो उन गुड यूनिट्स की है जो हमारे पास बच गए हैं। तो अब हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। टोटल यूनिट्स थे हमारे पास जो हम लोगों ने यहाँ पे जॉब में बनाए थे या पुट इनटू प्रोडक्शन किए थे, दैट वर 100। उनमें से जो स्पॉइल्ड हो गए वो थे, जो लॉस हो गए दैट वर 6 यूनिट्स। और जब आपने इसको 6 को माइनस किया तो रिमेनिंग जो यूनिट्स थे, रिमेनिंग यूनिट्स जो थे वो आपके पास वो आ गए जी 94 के। इस तरीके से आपके पास रिमेनिंग कॉस्ट आ गई और रिमेनिंग यूनिट्स आ गए। तो अब आप लोग जो है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स, ये आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। इसको आप बराबर करेंगे, क्या लिखेंगे 7050 डिवाइडेड बाय 94। जब आप लोग 7050 को 94 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो अमाउंट आ जाएगी, ये 300 समथिंग आएगी। मैं लिख लेता हूं जी 7050 डिवाइडेड बाय 94, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, सॉरी ये बिल्कुल उसी तरीके से 75 पर यूनिट जो है वो कॉस्ट इसकी आ जाएगी। अब आप जरा गौर करें, हमने इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लॉस को चार्ज किया था फैक्ट्री ओवरहेड को और उस स्पेसिफिक जॉब को चार्ज नहीं किया था। जब हम लोग स्पेसिफिक जॉब को चार्ज को लॉस नहीं करेंगे तो जो गुड यूनिट्स बाकी बच जाएंगे या कंप्लीट हो जाएंगे उनकी पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, उनकी वो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आप की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कैसे इंपैक्ट करती है अगर हम लोग स्पॉइल्ड गुड्स की ट्रीटमेंट जो है वो उसके जो लॉस है उसको अगर हम लोग FOH को चार्ज करते हैं। होप्स हो गए आप लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ के होंगे। अब हम क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने हमें ये कहा है कि आपने यही सारी जो है वो, सॉरी तीसरी एक एंट्री जो है वो इसकी हमारी अभी बाकी है, हम लोग पहले उसको कर लेते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो हमने कहा जी थर्ड एंट्री जो है वो क्या है, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। इसका जो सी पार्ट था, सी में उन्होंने कहा जी कि सोल्ड ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स, स्पॉइल्ड जो गुड्स थी उनको सेल कर दिया है फॉर कैश। तो उसके लिए आप लोग कैश चूंकि हमें हासिल हो रहा है इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और उसकी अमाउंट कितनी लिखेंगे, वो वही वाली अमाउंट होगी जिस पे हम लोगों ने उन स्पॉइल्ड गुड्स को वैल्यू किया था, उसको कैलकुलेट किया था। तो वो थे जी 6 मल्टीप्लाई बाय 50, तो दैट इज 300 आ जाएगी उसकी वैल्यू। और जो स्पॉइल्ड गुड्स को हमने डेबिट किया था, स्पॉइल्ड इन्वेंट्री या स्पॉइल्ड गुड्स, उनको हम लोग जो है उसी तरीके से 300 की अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। तो दिस इज द बेसिकली एंट्री ऑफ सेल ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स जो हम लोगों ने पहले वाले केस के अंदर कैलकुलेट करना सीखा था। ओके जी, अब हम लोग नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे चले जाते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 जो है क्वेश्चन की, उसमें हमें यही कहा गया जी कि नंबर उसमें ए पार्ट क्या है कि आपने कॉस्ट चार्ज्ड टू प्रोडक्शन करना है। कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो आपने यही बेटे सेम एंट्री जो हम लोगों ने पार्ट 1A में की थी, जैसे ये पार्ट 1A में जो ये 1 था ना पार्ट,
और उसका जो ए पार्ट था उसके अंदर जो हम लोगों ने ये एंट्री की थी, यही वाली सेम एंट्री जो है वो हम लोग उधर भी करेंगे। तो मैं इसलिए को वहां पे भी लिख लेता हूं। तो आप कास्ट चार्ज टू प्रोडक्शन में जब करूंगा तो वर्क इन प्रोसेस जॉब 100 को डेबिट कर दूंगा और मटेरियल्स के अकाउंट को जो है वो क्रेडिट कर दूंगा। फिर उसके बाद पे रोल के अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा और इसके बाद FOH के अकाउंट को फिर मैं क्रेडिट कर दूंगा। और यहाँ पे अमाउंट क्या होगी, फिर उसी तरीके से यहाँ पे 7500 आ जाएगी, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी जी इसकी 3500 और फिर यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 1500 और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 2500। जो मैंने पहले वाली एंट्री में की थी वही मैंने सेम एंट्री यहाँ पे रिपीट कर लेनी है। मेरी रिक्वायरमेंट नंबर जो 2 था उसकी ए पार्ट के अंदर। इसके बाद हम लोग इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें ये कहा गया ये 2B है, ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 और बी पार्ट है। इसमें उन्होंने कहा जी कि आपने जो है वो रिकॉर्ड द स्पॉइलेज एंड चार्ज द लॉस ऑन स्पॉइलेज टू जॉब 100। उस स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करना है। अब हम लोगों ने बेसिकली क्या है कि जो ओवरऑल प्रोडक्शन को या ओवरऑल फैक्ट्री को या ओवरऑल ऑल जॉब्स को चार्ज नहीं करता, उस स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करना है। तो उसके लिए फिर उसी तरीके से क्योंकि स्पॉइल्ड गुड्स हमें हासिल हो रही हैं तो हम लोग स्पॉइल्ड गुड्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और अमाउंट इसकी क्या लिखेंगे, वही 6 मल्टीप्लाई बाय 50, 300 की जो है वो हमारे पास चीजें जो है वो हमारे हासिल हो जाएंगी। अब चूंकि हमने ये वाला लॉस जो है वो चार्ज करना है इसको उस स्पेसिफिक जॉब को, तो फिर हम लोग ये बेसिकली क्या है कि हमने ऑलरेडी उस जॉब को जो कॉस्ट चार्ज की थी, कॉस्ट जो हमने पिछले वाली एंट्री में मैं आपको दिखाता हूं, हमने उस जॉब को कॉस्ट चार्ज की थी 7500। अब हमने ऑलरेडी सारी कॉस्ट उसको चार्ज कर दिया। अब इनमें से 6 यूनिट जो हैं वो जाया हो गए हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट जो है वो भी इन्हीं में पड़ी हुई है, तो इसलिए वो हम इन्हीं में ही रहने देंगे। हम उसमें उसको बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं करेंगे उसमें से। हाँ, हम उसमें से डिडक्ट क्या करेंगे, जो हमें बेनिफिट मिल रहा है, जो हमें रिकवरी हो रही है, वो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो उस स्पेसिफिक जॉब के अगेंस्ट जो है वो एंटर कर देंगे, उसके अगेंस्ट क्रेडिट कर देंगे या उसमें से डिडक्ट कर देंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 100 के अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा, लेकिन अमाउंट कितनी से करूंगा, यही वाली 300 की अमाउंट से कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि मैंने ऑलरेडी जो 6 यूनिट की जो कॉस्ट थी वो ऑलरेडी वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर दी थी और मैं वहां से अब उस कॉस्ट को एलिमिनेट नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं फिर क्या कर रहा हूं, अगर उनकी कॉस्ट उसी में पड़ी हुई है तो फिर उन यूनिट को बेचने से जो फायदा होगा, जो इनकम मिलेगी या जो बेनिफिट होगा, वो भी मैं किसको चार्ज कर दूंगा, वो भी मैं किसको दे दूंगा, उसी जॉब को दे दूंगा। तो इस तरीके से उस जॉब की जो कॉस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली लॉस उसको चार्ज हो जाएगा। अब आप जरा गौर करें कि मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं, एंट्री यही होनी है, ये कंप्लीट हो गई है, समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं ये 6 यूनिट थे, मल्टीप्लाई बाय इनकी 785 पर यूनिट कॉस्ट थी, ये 450 इनकी टोटल कॉस्ट बनती थी जो मैंने वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में चार्ज कर दी थी शुरू के अंदर ही। अब इनमें से मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 50 यूनिट की रिकवरी हो गई है, तो मैंने इसमें से क्या किया है, 6 मल्टीप्लाई बाय 50 पर यूनिट मेरे पास रिकवरी हो गई है। तो मैं कहता हूं जी कि ये 300 की जो मैं रिकवरी कर रहा हूं और बाकी जो लॉस है इसका वो ऑटोमेटिकली कितना बच गया है, वो 150 है। तो आप जरा गौर करें कि ये 150 ऑलरेडी किसमें पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट के अंदर, उसको मैंने वहां से निकाला ही नहीं है। वो ऑलरेडी जब मैंने शुरू में उसको चार्ज कर दिया था तो ऑटोमेटिकली मैंने उसी में ही उसको रहने दिया है।
इस तरीके से ऑटोमेटिकली जो लॉस होता है वो उस स्पेसिफिक जॉब को चार्ज हो जाता है अगर हम इस तरीके से ये वाली एंट्री करते हैं। हमें अलहदा से लॉस को रिकॉग्नाइज करने का और उसको फिर अलहदा से जो है वो एक अकाउंट में डालने का की जरूरत नहीं होती है। हम सिंपली स्पॉइल्ड गुड्स को डेबिट कर देते हैं और जितनी उसकी वर्थ होती है उतने ही उससे वर्क इन प्रोसेस के जॉब के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। इन दिस वे हम लोग जो है वो उसकी एडजस्टमेंट करते हैं जब हमारे पास जो स्पॉइलेज लॉस होता है वो हमने स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करना होता है। अब हम देखते हैं कि इसका इंपैक्ट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब पे क्या आता है। इंपैक्ट ऑन पर यूनिट cost of job if spoilage loss is charged to specific job 100। अगर हम जॉब 100 को स्पेसिफिक लॉस चार्ज कर रहे हैं तो फिर देखें उसका इंपैक्ट पर यूनिट कॉस्ट पे क्या आता है। हमने वर्क इन प्रोसेस को कॉस्ट चार्ज्ड कितनी की थी, कॉस्ट डेबिटेड कितनी की थी, डेबिट कितनी की थी, वो हमने कहा जी 7500 हमने की थी। और फिर वर्क इन प्रोसेस को कॉस्ट जो है वो क्रेडिटेड कितनी की थी, एलिमिनेट बेनिफिट कितना हमने उसको चार्ज किया था। तो ये देखिए वर्क इन प्रोसेस जॉब 100 को हमने क्रेडिट किया था 300 से, तो ये हमने 300 जो है वो इसमें से जब माइनस किया तो हमारे पास नेट जो है वर्क इन प्रोसेस फॉर जॉब 100 कितना रह गया, ये आ गया जी 7200। अब आप जरा गौर करें कि इनका जो नेट इम्पैक्ट था, हमारे पास ये वाली जो चीजें खराब हुई हैं उनके ऊपर लगी थी 450 की कॉस्ट, लेकिन उसमें से रिकवरी हो रही है हमें सिर्फ 300 की, और ये जो 150 है 150 जो है वो ऑलरेडी 7500 के अंदर शामिल है, हमने उसको उसमें से निकाला ही नहीं है। लेकिन पहले केस में हमने उसको उसमें से निकाल के किसमें डाल दिया था, FOH में डाल दिया था। यही फर्क है दोनों मेथड्स के अंदर। अब ये चूंकि 7200 है तो ये नेट कॉस्ट आ गई। अब आप लोग जो है वो टोटल यूनिट्स कितने थे, वो थे जी 100। स्पॉइल्ड यूनिट्स कितने हो गए 6, रिमेनिंग यूनिट्स कितने आ गए 94, और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स वो कितनी आ गई, ये देखें जी 7200 डिवाइडेड बाय 94 करोगे आप लोग, तो 7200 को डिवाइड करें 94 के साथ तो आपके पास आ जाएगा जी 76.60 ये उसकी कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट। पहले इसकी कॉस्ट थी 75 पर यूनिट, लेकिन जब हमने लॉस भी उसी जॉब के अंदर ही रहने दिया है, उसको वहां से नहीं निकाला है, तो उसकी वजह से उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट आ गई है, अब उनमें जो गुड यूनिट्स थे उनकी कॉस्ट आ गई है 76.60। वो जो 1.60 का इजाफा हुआ है वो बेसिकली उन लॉस्ट यूनिट की कॉस्ट है जो कि हम लोगों ने बाकी गुड यूनिट्स के ऊपर एलोकेट कर दी है, उनको ऊपर हम लोगों ने डाल दी है, और उनको वो वाला लॉस जो है वो बियर करना पड़ेगा। So in this way we can have the treatment of charging of spoilage loss to the specific job, और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब के ऊपर क्या आता है ये मैंने समझाने की कोशिश की है। होप सो आप लोग जब इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके जो आखिरी रिक्वायरमेंट है पार्ट 2 का C जो है 2C, उसको हम देख लेते हैं। उसमें भी सेम एंट्री होगी 1C वाली, जो हमने 1C में जो एंट्री की थी, जब हमने चीजें बेच दी हैं तो कैश अकाउंट को आप लोग डेबिट कर दोगे किस अमाउंट के साथ, वो है जी 6 यूनिट है 50 यूनिट पर यूनिट उसकी आपको प्राइस मिल जाती है 300 है। और फिर उसके बाद जो है वो आप लोग स्पॉइल्ड गुड्स को, जो आपने स्पॉइल्ड गुड्स की अमाउंट आप लोगों ने डेबिट की थी उसी को ही आप लोग क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी ये वाली एंट्री हो जाएगी और आप लोग लिखोगे इसको सोल्ड स्पॉइल्ड गुड्स ऑन कैश।
हमने कैश के ऊपर जो है वो स्पॉइल्ड गुड्स जो है वो सेल कर दी हैं। इन दिस वे यू कैन हैव कंप्लीट क्वेश्चन। आप लोगों को मैंने इस क्वेश्चन में जो है वो स्पॉइलेज लॉस को फैक्ट्री को चार्ज करते हैं, तो वो कैसे करते हैं और उसका इंपैक्ट यूनिट कॉस्ट के ऊपर क्या आता है। फिर हम लोग स्पॉइलेज लॉस को जब हम लोग स्पेसिफिक जॉब के ऊपर ही रहने देते हैं या उसको चार्ज करते हैं, तो और उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं और फिर उसका इंपैक्ट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर क्या आता है, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। होप सो आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग जो है वो अब अदर क्वेश्चंस को करके इसकी प्रैक्टिस करके इसको मजीद जो है वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।